हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत किया जाता है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट टाइम जो हम देख रहे थे, हमने हिस्ट्री में स्टार्ट किया था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में एक वीडियो आपको मिल चुकी है जिसमें हमने ये देखा कि क्या पहले सिविलाइजेशन थी, क्या क्या उनमें बदलाव हुआ और किस तरीके से अपनी सिविलाइजेशन में नाम वाम जो भी हमने बेसिक सी बातें वहाँ से की थी। आज जो हमें स्टार्ट करना है, एक तो हमें ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, क्या बात थी क्या नहीं थी। दूसरा हमें ये देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार भारत में था वो किन किन स्टेट्स में था, उनके नाम और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हमें जानना है। चलिए देरी ना करते हुए तो आज हम क्या बात पढ़ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC है और ये है इसका पार्ट सेकंड। IVC का ये पार्ट सेकंड है। तो पहली बात आज हमें समझनी है वो ये समझनी है, सबसे पहले तो हम देखेंगे विस्तार कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो विस्तार में अगर हम देश के आधार पर देखें तो आप ये कहेंगे कि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, हमने इन 3 देशों में इसका विस्तार को देखा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार का आकार कैसा है, इसके विस्तार का आकार कैसा है। तो आकार में आप कहेंगे कि ये आकार में त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार कैसे, अगर हम इस तरीके से हम बात को डिफाइन करें, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये पूर्व। तो पूर्व में ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, तो पूर्व में इस सभ्यता का विस्तार आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में मेरठ जो कि फ़िलहाल, या आप कह सकते हैं मेरठ या बागपत का एक जगह है जिसका नाम है आलमगीरपुर। यहाँ तक देखने को इसका विस्तार मिलता है। साउथ में अगर देखें, यानी कि अगर हम देखें कि हमें इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक मिलता है देखने को, तो दक्षिण में है महाराष्ट्र, ऐसे लिखो दायमाबाद, क्या लिखो, दायमाबाद महाराष्ट्र पर देखने को मिलता है। कौन सी नदी के किनारे, तो आप बताएंगे गोदावरी नदी तक। यहाँ कौन सी रिवर है, रिवर कौन सी है यहाँ पर रिवर है हिंडन नदी तक। अगर हम इसमें देखें कि उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक मिलता है हमें देखने को, तो उत्तर में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है मांडा जगह है, मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, रिवर कौन सी है, चेनाब नदी के किनारे तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ से आपने देखा उत्तर में मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, चेनाब रिवर तक। पूर्व में देखिए उत्तर प्रदेश, मेरठ, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे यहाँ तक। और अगर दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण में दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी तक। अब अगर बात करते हैं हम पश्चिम में कि पश्चिम में कहाँ तक है, तो पश्चिम में है ये सुतकोदरा, ठीक है, जो कि पड़ता है बलूचिस्तान, ये यहाँ पड़ता है। और ये कौन सी नदी है, नदी है दसक, कुछ जगह दासक भी लिखी हुई है, दसक या दासक रवि। ये इसका विस्तार आप लोगों को देखने को मिलता है कि कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से ये सभ्यता फैली हुई है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इस पर विस्तार डालें बात पर, और ये देखें कि इस सभ्यता का विस्तार जो है भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इस तरीके से है, लेकिन भारत में इसका विस्तार किस तरीके से है, भारत में कैसे विस्तार है इसका। तो पहली बात हमारे यहाँ से आई, नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या आएगा कि भारत में विस्तार, अगर हम इसका केवल भारत में विस्तार देखते हैं तो भारत में विस्तार राज्य कौन कौन से हैं। पहला राज्य अगर देखिए तो यही लिख लीजिए उत्तर प्रदेश में। दूसरा लिख लीजिए महाराष्ट्र जो कि वी सामने लिखा हुआ है ये। तीसरा लिख लीजिए
J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, ये भी हमें देखने को ही मिलता है। 4th नंबर पे लिख लीजिए पंजाब, पंजाब में हमें देखने को मिलता है इसका। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब। 5th नंबर पर लिखते हैं, 5th नंबर पर है हरियाणा, हरियाणा में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। 6th नंबर पे देख लीजिए, 6th पर पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया एक और स्थान राजस्थान, और 7th नंबर पर आ जाता है गुजरात। ये वो स्टेट है भारत के मेरे दोस्तों जिनमें अभी तक हमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखने को मिला है। कई बार क्वेश्चन सीधा सा आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष इनमें से किस राज्य में से अब तक मिले हैं। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है अभी तक कितने स्टेट से मिले हैं, तो ये स्टेट्स है जिनमें से हमें अभी तक अवशेष देखने को मिले हैं। अब अगर इसमें थोड़ा सा और हम आगे की ओर बढ़े और इन स्टेट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझे, तो ये बात देखते हैं कि इन स्टेट में से भी कौन कौन से साइट्स है, आप कह सकते हैं साइट या जगह कह सकते हैं जहाँ से है। चलिए, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिलता है एक आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। एक मिलता है उत्तर प्रदेश में हमें बड़ा गांव, बड़ा गांव। ये दो जगह हमारे लिए बड़ी काम की है जिससे हमें इनके अवशेष अभी तक देखने को मिले हैं। उसके बाद आगे चलें, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं पंजाब की, पंजाब में एक जगह मिलती है हमें रोपड़, और इसी का वर्तमान नाम जो है वो रूपनगर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रूपनगर। ठीक है, समझिए बात को, रूपनगर ये है। उसके बाद 3rd नंबर पर अगर हम बात करते हैं, 3rd नंबर पर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कौन सी जगह देखने को मिलती है हमें जहाँ से इसके अवशेष मिलते हैं, तो राजस्थान में जगह हमें मिलती है जिसका नाम है कालीबंगा। ठीक है, कुछ जगह कालीबंगन लिखा हुआ है, कुछ जगह कुछ किताबों में लिखा हुआ है कालीबंगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था आप लोगों से कि ये पूछा गया कि जो ये राजस्थान की ये जगह है कालीबंगा, ये कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेंगे, ये राजस्थान की ये जगह कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हनुमानगढ़। कहाँ पड़ती है ये, हनुमानगढ़। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। देखो, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है हम पहले उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, उसके बाद हम अगले और जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 3 स्टेट देखे, राजस्थान देख लिया, पंजाब देख लिया, उत्तर प्रदेश देख लिया। 4th नंबर पर हम बात करते हैं, 4th नंबर पर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, छोटे छोटे से जो स्टेट्स है इसमें जिनमें साइट कम है, इसमें यही याद रखेंगे दायमाबाद। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर बात करते हैं। 5वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर पर हरियाणा की बात कर लेते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप याद रखेंगे एक है बनावली, बनावली, एक है राखीगढ़ी। बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया। इसके बाद और देखो, और है हिसार, और देख लेते हैं, और है कुशाण, ये देख लेते हैं। ये 4 जगह, और इनमें से 2 जगह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कौन सी, बनावली, और दूसरी जगह राखीगढ़ी, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस तरह के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, J&K हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। J&K नहीं हुआ भाई, जम्मू और कश्मीर नहीं हुआ, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में आप एक ही जगह याद रखनी है आपको, मांडा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, मांडा। 7th नंबर पर आ जाता है गुजरात, 7th नंबर पर आता है गुजरात। गुजरात में बहुत सारी साइट्स आपको देखने को मिली। एक तो ये कोस्टल एरिया है, दूसरा फिर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी बनाता है ये इस तरफ से, तो इसी वजह से इसकी कुछ साइट जो है वो पाकिस्तान वाले एरिया में, कुछ साइट इस वाले एरिया में, इसीलिए इसमें बहुत सारी साइट मिली। लेकिन जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे। पहले लिखा आपने लोथल, आपने लिखा इसमें धोलावीरा, लोथल, धोलावीरा। एक है इसमें रोजडी, एक है इसमें सुतकोदरा, सुतकोदरा। ये 4 साइट आप लोगों को इसमें याद रखनी है। ठीक है, एक लोथल, धोलावीरा, रोजडी और सुतकोदरा, ये 4-5 जगह हैं
ये आपको याद रखनी है कि ये हमें जगह भारत में देखने को मिली है जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें एविडेंस मिले हैं। उम्मीद है आपको इतनी बात मेरी समझ में आ रही होगी। इसे कैप्चर कर लीजिए ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना सके और साथ ही साथ लिखते भी चलें कि हम क्या बात पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए इसको कैप्चर कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं बात को लेकर। अब हम बात करते हैं, भारत में हमने इसका विस्तार देख लिया कहाँ से कहाँ तक है। दूसरा हमने ये भी देख लिया कि इसकी आकृति किस तरीके की है, तो ये है। अब हम ये देखते हैं कि भारत में इसके सबसे ज़्यादा जो अवशेष मिले हैं या शहर मिले हैं छोटे बड़े मिलाकर, वो कहाँ मिले हैं। तो ये बात नोट कर लीजिए कि भारत में इसके सबसे ज़्यादा जो शहर मिले हैं या जो छोटे मोटे साइट्स जो इसके देखने को मिली है वो हमें मिली है गुजरात से। कहाँ से मिली है? गुजरात में। तो गुजरात में इसके सबसे ज़्यादा शहर आपको देखने को मिले हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। विस्तार हो गया हमारा, ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि कुछ जो शहर जो है भारत के या जो साइट्स है वो किस नदी के किनारे है। तो आप अब यहाँ से हम जो बात देखने जा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन स्थान या स्थल, इन पर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो लिखेंगे स्थान, ठीक है, इस खाने में। उसके बाद इस तरफ लिखेंगे नदी, कौन सी नदी के किनारे हैं, ठीक है। ये दो इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे और इस तरफ लिख लेंगे ईयर, यानी कि किस वर्ष लगभग उनकी खोज की गई है। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम, पहले नंबर पर है हमारे पास हड़प्पा की जो खोज की गई है वो की गई थी 1921 में। और इसके खोजकर्ता का भी नाम लिख लेंगे, जिसके ज़रूरत है हमें उसके खोजकर्ता का नाम लिखेंगे, बाकी किसी के खोजकर्ता की हमें लिखने की नीड नहीं है। इसके खोजकर्ता का जो नाम है वो है दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी ये व्यक्ति है। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम बात करते हैं भाई दोस्तों, अच्छा नदी जो है इसकी वो है रावी। कौन सी नदी है? रावी नदी के किनारे। दूसरे नंबर पर है मोहन जोदड़ो, ठीक है, मोहन जोदड़ो। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई? 1922 में इसकी खोज हुई। और इसके खोजकर्ता का क्या नाम है? राखल दास बनर्जी। इसके खोजकर्ता का क्या नाम रहा? राखल दास बनर्जी। उम्मीद है ये वाली बात क्लियर हो पा रही है सभी को। भाई देखो, जीके में खास बात ये है, जब तक आप अपने आप से नहीं लिखेंगे, जब तक आप अपने एंड से कोशिश नहीं करेंगे लिखने की, तब तक आपको बातें समझ नहीं आएगी। आप लिख लिया आपने, उसे रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं फिर, तो आपको याद भी नहीं होगी बात। इसलिए मेरे दोस्तों आपको ये बात साथ ही साथ नोट करते चलनी है और अगली क्लास आने तक, अगली वीडियो आने तक आप रिवाइज करें। जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं चनहुदड़ो। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ये भी सिंधु नदी के किनारे हैं और इसकी खोज होती है 1931-32 के दौरान। खोजकर्ता की हमें कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की इसकी। उसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर पर लिख लेते हैं आप लोथल। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ये है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। इसकी आप खोज वर्ष लिख लिए 1954। उसके बाद हम चलते हैं आगे, 5वें नंबर पर लिखते हैं। 5वें नंबर पर है राखीगढ़ी, ठीक है। ये कौन सी नदी के किनारे हैं? ये है घग्गर नदी के किनारे और 1958-59 के दौरान इसकी खोज की गई थी। आगे चलिए भाई, ठीक है, आगे चलते हैं बात को लेकर। ओके, छठे नंबर पर आ जाते हैं। छठे नंबर पर है कालीबंगा। ये भी कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज 1951 में हुई थी और इसके आपको खोजकर्ता का नाम पूछ लिया जाता है। इसका नाम है सूरजभान घोष। इसका खोजकर्ता पूछा गया था एक बार, तो इसलिए इसका खोजकर्ता भी लिख लेंगे आप।
तो मैंने आपको अभी तक 6 बताए। 6 में कौन कौन से की चर्चा की है आपने? कालीबंगा, घग्गर 1951, सूरजभान, राखीगढ़ी, घग्गर, इतना, लोथल, इतना। एक और लिख लेते हैं। चलिए 7वें नंबर पर बात करते हैं, क्या है 7वें नंबर पर बात है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खोज 1956 में हुई थी। इसकी भी यज्ञदत्त शर्मा है इसकी खोज करता, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। ये वाली बात याद रखनी है आपको। ये चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ करनी है भाई। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बात मैंने आप लोगों को लिखवा दी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने ये शहर देखे, इनके खोजकर्ता देख लिए, रिवर देख ली। बहुत सीधा क्वेश्चन आता है कि ये शहर किस नदी के किनारे है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़े, और बढ़ने के साथ साथ अब हम देखते हैं किस मुद्दे पर बात करते हैं, किन चीज़ों पर बात करते हैं। अब हमारा पॉइंट जो आ जाता है वो ये है, हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के बारे में, यानी कि वहाँ की व्यवस्था के बारे में, कैसी व्यवस्था थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से बातें क्या। अब हमारा काम क्या है, अब हम समझते हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन का मतलब समझना क्या है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर बनाए गए थे वो किस डिजाइन पर थे, कैसे थी। जैसे कि भाई आज हम कोई मकान बनवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज हम अपने घर में मकान बनवा रहे हैं, तो अपने घर में मकान बनवाने के दौरान हम क्या काम करते हैं, उसका डिज़ाइन निकलवाते हैं, आर्किटेक्चर पर उसके करवाते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं, ये करवाते हैं। तो ये एक तरीके का हम यूनिक काम करवाने की कोशिश करते हैं, या आप कह लीजिए हम बिल्कुल उस तरीके का काम कर रहे हैं कि हमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक व्यवस्थित तरीके से हमने संगठित किया है चीज़ों को, एक व्यवस्था में बनाया है कि पहले ये, फिर ये, हम इसे जीनों को ऐसे मोड़ेंगे, लॉबी यहाँ बनाएंगे, बालकोनी इतनी बनाएंगे, और भाई कॉरिडोर इतना बनाएंगे, सब हमने व्यवस्थित किया है। उसी तरीके से हम ये देखने वाले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ का नगर नियोजन कैसा था, नगरों की व्यवस्था कैसी थी, कैसे बनाए गए थे नगर, मकान किस तरीके से थे, उनके रोड कैसे बनाए गए थे, उनमें जो गांव बसाए जाते हैं उनमें नालियाँ होती है वो कैसी थी, पानी की निकासी कैसी थी, वहाँ लोग कैसे रहते थे, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे इसमें। सबसे पहला पॉइंट अगर हम इसमें देखें, सबसे पहला पॉइंट हमें इसमें देखने को ये मिलता है कि इसमें ये बड़े विधिवत थे, ठीक है। नगर नियोजन, या आप कह सकते हैं नगरों का निर्माण बहुत, या आप कह सकते हैं विधिवत था। विधिवत कहने का मतलब है भाई तरीके से था, इरेगुलर नहीं था कुछ भी पैटर्न। पता चला एक घर यहाँ बना दिया, दूसरा घर वहाँ 500 मीटर दूर बना रखा है ना। आप जैसे देखो, एक मैं एग्जांपल समझाता हूँ, आप एग्जांपल से बहुत अच्छे समझेंगे। एक कंपेयर करो चंडीगढ़ से, और एक कंपेयर करो किसी उसके आसपास के गांव से। जो आसपास का गांव है वो हमने एक इरेगुलर तरीके से पैटर्न का रखा है भाई। कैसे? जिसका जहाँ मन किया उसने वहाँ अपने घर बना लिए, ठीक है। तो ना ये पता कि रोड की डायरेक्शन, पता चला एक बिल्कुल ऐसे मुड़ा हुआ है और दूसरा 90 डिग्री पर है, और एक बिल्कुल सीधा ही है, तो कुछ पैटर्न नहीं है। जबकि आप अगर चंडीगढ़ में देखें तो चंडीगढ़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरे व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। रोड बिल्कुल 90 डिग्री पर क्रॉस करते हैं, गोल बनाए गए, गोल चक्कर बनाए गए ताकि बिल्कुल किसी को मोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से दिखाई देगा। ऐसा ही आप देखेंगे दिल्ली के कुछ इलाकों में भी है, बट उसी के कंपेयर में दिल्ली के कुछ इलाके जो हैं बड़े इरेगुलर पैटर्न में हैं। तो यहाँ से आपको ये बात समझने को मिलता है कि नगर बड़े विधिवत थे, ठीक है। दूसरा ये क्या कहेंगे कि जो नगर में सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। जो उसमें सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक रोड है, ठीक है, हमने कहा ये एक रोड है, ये वाला, ठीक, ये हो गया, और ये है दूसरा रोड, ये दूसरा रोड है, ये कोई दूसरा रोड है, ठीक है। तो अगर ये रोड एक ये है, एक रोड ये है, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का।
इस तरीके से सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही थी। ठीक है, थर्ड बात क्या करते हैं, थर्ड बात ये है कि इसमें हमें बड़े स्नानागार देखने को मिले हैं, या आप कह लीजिए मकान, पहले मकानों की बात करते हैं। मकान पक्की ईंटों के बने थे, मकान पक्की ईंटों के बने थे। अब देखो ये वाली बात क्या है, इसका एक अपवाद भी है, इसका एक अपवाद भी देखने को हमें मिलता है। जनरली हमने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मैक्सिमम नगर बने हुए थे वो किसके बने हुए थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। अब पक्की ईंटों में, अब जो पक्की ईंटों के बने हुए थे उसमें अपवाद क्या है, उसमें अपवाद है धोलावीरा, उसमें अपवाद क्या है, धोलावीरा। ठीक है, उसमें अपवाद क्या है हमारे पास, धोलावीरा अपवाद है हमारे पास, कि उसमें वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ठीक है, अब जो धोलावीरा नहीं, इसे रफ करो, कालीबंगा, कालीबंगा जो है वहाँ के जो मकान बने हुए थे वो कैसे बने हुए थे, कच्ची ईंटों के बने हुए थे। ये बात यहाँ लिख लेंगे, कच्ची ईंटों के मकान। यहाँ पर कैसे मकान मिल रहे थे, कच्ची ईंटों के मकान मिल रहे थे। और जिसमें पक्की ईंटों के मकान मिले हैं उनमें कौन कौन से थे, पक्की ईंटों के मकान हमें जहाँ से मिले हैं वो जगह कौन सी है, जैसे हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, ये इस तरीके से जो साइट्स थी, धोलावीरा भी पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ये सभी की सभी हमें पक्की ईंटों की मिली हुई है। धोलावीरा भी लिख लीजिए, धोलावीरा ये भी पक्की ईंटों का बना हुआ था। अब इसे भी एक बार आप कैप्चर कर लीजिए, फिर नेक्स्ट उसमें बात करते हैं हम कि आगे हमें क्या बात समझनी है, इसे एक बार आप कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ये कैप्चर कर लिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम बात को लेकर, और किन बातों पर हमें बात समझनी है, क्या है बात और आगे इस पॉइंट में। इसमें हमारे पास जो बातें हैं और ये बातें हैं, हमने ये देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें नगर कैसे बने हुए हैं ये। अब कुछ नगरों के डिज़ाइन हमें एक जैसे दिखने को मिले हैं, तो फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे समान नगर नियोजन। अगर हम ये बात करें कि एक जैसा नगर नियोजन किन किन का मिला है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, इन तीनों का नगर नियोजन हमें एक जैसा देखने को मिला है। नगर नियोजन एक जैसा देखने का मिलने का क्या मतलब, तीनों के डिज़ाइन जो है हमें मकानों के वो एक जैसे मिले हैं इन तीनों साइड के। ठीक है, चलिए, अगर तीनों साइड से हमें मकानों के डिज़ाइन एक जैसे मिले हैं, फिर ये तो है, अभी मैंने देखा बताया आप लोगों को, ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं पक्की ईंटों से, और ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है कच्ची ईंटों का। ये दो तो बने हुए हैं पक्की ईंटों के और ये बना हुआ है कच्ची ईंटों का। ये तो इन दोनों में फ़र्क हो गया। इन दोनों में फ़र्क होने के बाद उसके बाद पांचवें पॉइंट में ये था कि जो नगर है वो दो बड़े टीलों में विभाजित था, दो बड़े टीलों में विभाजित था। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, विभाजित था। देखो दो बड़े टीलों में विभाजित कैसे था, जैसे हड़प्पा का पूरा एक, मान लो एक शहर हो गया हड़प्पा, उसे दो अलग अलग टीलों में विभाजित कर दिया गया। एक टीला, जैसे भाई ये हमने मान लिया ये पूरी साइट है हड़प्पा की, ठीक है, ये पूरी साइट हड़प्पा की है, इसमें एक टीला हमने यहाँ बना दिया और दूसरा टीला हमने यहाँ बना दिया। तो जो एक टीला जो था, जो ये वाला जो टीला है ये था पूर्वी, अगर इसे आप कह लीजिए, ये इसी तरीके से लिख लेते हैं, ये पश्चिमी ओर था, पश्चिम की ओर ऐसे लिखो, ये एक है पश्चिम की ओर और ये दूसरे वाला किस ओर है, ये है पूर्व की ओर। मतलब जो टीले थे वो एक तो हिस्सा है पश्चिम की ओर और दूसरा टीला कौन सा है, पूर्व की ओर। जो पूर्व वाला टीला है वो छोटा है, ठीक है, ये छोटा टीला है, छोटा,
और ये वाला जो टीला है ये ऊंचा टीला है, ऊंचा टीला। जो ऊंचा टीला है उसको नाम दिया गया है सीनेट और सिटाडेल, सिटाडेल। क्या नाम दिया गया है? सिटाडेल नाम दिया गया है। ये बात याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सिटाडेल क्या है, तो सिटाडेल वो वाला ऊंचा टीला है, लोगों के रहने वाली वो व्यवस्था है जो छोटे इसमें व्यवस्था थी। इसमें किस तरीके की व्यवस्था थी? इसमें लैब वगैरह थी, आप कह सकते हैं, जैसे कि लैब हो गई, इसमें स्नानागार नहीं, स्टोरेज हाउस बना दी गई। इसमें आप जो भी बड़े तबके में लोग रहते थे वो इसी कबीले में रहते थे, छोटे लोग इसमें रहते थे। जिस तरीके से विभाजित किया गया था कि ये नीचे तबके के लोग हैं तो छोटे कबीले में रहेंगे, बड़े तबके के लोग हैं तो बड़े कबीले में रहेंगे, तो इस तरीके से विभाजित किया गया था। लेकिन इसमें एक अपवाद देखने को मिला। इसमें क्या मिला आपको? एक अपवाद देखने को मिलता है इसमें। अपवाद, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपवाद वाली बात। अपवाद क्या देखने को मिला इसमें? जनरली हमने देखा कि नगर जो है वो 2 टीलों में विभाजित था, लेकिन एक जो ये अपवाद है ये क्या है? इसका नाम है धोलावीरा। इसका नाम क्या है? धोलावीरा। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, 3 भागों में विभाजित था। तो अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो आप आंसर क्या देंगे? धोलावीरा। बाकी इसके अलावा जनरली जितने भी थे सब 2 भागों में विभाजित थे, ये धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। कैसे? अब हम कह रहे हैं कि विभाजन जो है, जो विभाजन है, विभाजन एक हो रहा है पश्चिम की ओर और दूसरा विभाजन एक हिस्सा कौन सा है? पूर्व की ओर। अब क्योंकि यहाँ पर जब 2 विभाजन किए गए थे तो एक टीला जो था, मान लो ये फर्स्ट टीला है और ये सेकंड है, तो हम कह रहे हैं फर्स्ट वाला जो है वो पश्चिम की ओर हो गया और सेकंड वाला पूर्व की ओर हो गया। इसमें जब 3 है तो 3 में कौन सा किस ओर होगा, कैसे इसको व्यवस्थित किया गया, कैसे नहीं? तो ये था कि पश्चिम की ओर तो था 1, पश्चिम की ओर कितने थे टीले? 1, और पूर्व की ओर कितने टीले थे? 2 टीले थे। तो यहाँ से आपको देखने को ये बात समझ में आई कि धोलावीरा, वैसे तो जनरली इतनी बात में ही क्वेश्चन बन जाता है, इतनी बात तक ही सफिशिएंट है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सी साइड जो है 3 भागों में विभाजित थी, तो आंसर हो जाएगा धोलावीरा। लेकिन अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा और घूम जाए एग्जामिनर का, वो ये पूछ ले कि किस किस तरीके से विभाजित थे, तो 2 तो थे एक तरफ और एक था एक तरफ। पश्चिम की ओर था 1 और पूर्व की ओर मिले थे 2। ये हो गई यहाँ पर नगरों का विभाजन कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर किस तरीके से विभाजित थे। ठीक है, दूसरा कौन सा नंबर आ गया? 6 नंबर पर आ गए हम। 6 नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो हमें मिले हैं बड़े स्नानागार। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, एक और लिख लीजिए कि स्नानागार, जो स्नानागार है, स्नानागार कहने का मतलब ये आप कह सकते हो कि बाथरूम, जो बाथरूम है, बाथरूम है वो बाथरूम सामान्यतः, ऐसे लिखो कि बाथरूम सामान्यतः सड़क या गली के निकट बनाए जाते थे। जो स्नानागार बनाए गए हैं वो जनरली सड़क या गली के नियरेस्ट बनाए जाते थे ताकि उनके पानी की निकासी अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, 7वें नंबर पर अगर हम बात करें स्नानागार की ही हम अगर बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े जो स्नानागार है, स्नानागार मोहनजोदड़ो में देखने को मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो सबसे बड़े स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिनकी L, B और H जो थी वो कितनी थी? 39, 23 और 8। ये सभी के सभी बात फिट में है। ठीक है, ये वाला था सबसे बड़ा स्नानागार जो हमें मिला था मोहनजोदड़ो से। दूसरी बात, एक काम की ये बात इसमें याद रखेंगे, स्नानागार हमें मिल गए, सबसे बड़े स्नानागार मिले ये। दूसरी बात ये,
वैसे ऐसा क्वेश्चन एसएससी या दिल्ली पुलिस में तो आने के चांसेस आप समझ लीजिए है नहीं, बट अगर इससे थोड़े से ऊपर की बात करें तो ये बड़े स्नानागार कुछ अनुष्ठान के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। अनुष्ठान में स्नान करने के लिए इनको यूज़ किया जाता था, वैसे नॉर्मल इनका यूज उस तरीके से नहीं होता जैसे कि हम बाथरूम के टाइप से यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, इसे भी आप कैप्चर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर इसके बाद 5-7 मिनट की और बात करते हैं और आगे चलते हैं बातों को लेकर। ठीक है, अब आगे बात समझते हैं भाई। नेक्स्ट बात अब हम समझिए, अगर नेक्स्ट बात अब हम समझते हैं कि उन लोगों के जो व्यवसाय था, व्यवसाय क्या था, किन चीज़ों से वो व्यवसाय करते थे, क्या था उनकी आर्थिक स्थिति। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है आर्थिक स्थिति या आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वो क्या करते थे, मतलब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। इकोनॉमिक कंडीशन कहने का मतलब ये है कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता में हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में उन लोगों को पैसे भी तो चाहिए होंगे। चलो पैसे नहीं चाहिए, अपने दैनिक जीवन को व्यापन करने के लिए वो कुछ तो करते थे भाई। जैसे आप देख लीजिए, आज हम मान लो दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली में हम नौकरी कर रहे हैं, हमें पैसे मिल रहे हैं, अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसी के कंपेयर में हम किसी गाँव में हैं। गाँव में होने के दौरान अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी कंपनी में काम तो कर नहीं रहे हैं, हम कहीं मजदूरी करेंगे, हम कोई गाय भैंस पालेंगे, गाय भैंस पाल कर उनसे बेचकर या उनसे जो दूध आएगा, उनसे जो प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे अपना दैनिक जीवन का व्यापन करेंगे। तो यही आर्थिक व्यवस्था है इन लोगों की। और इसी आर्थिक व्यवस्था को आप जो समझते हैं वो आर्थिक व्यवस्था इस बात को एक्सप्लेन करेगी कि उनकी स्थिति कैसी थी, क्या बातें थी उनमें। तो आर्थिक व्यवस्था के लिए ये बात याद रखेंगे, पहला पॉइंट क्या है कि उनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी, यानी कि जीवन व्यापन के लिए करते थे, उनके पास 2 काम थे। एक था कृषि, जो उनका मुख्य काम था, मुख्यतः वो कृषि करते थे। और दूसरा जो काम था जिससे करते थे वो था व्यापार। दूसरा क्या था, व्यापार। अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि क्या है और सेकंड प्रायोरिटी किसे दें, तो आप याद रखेंगे कि उनकी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो डिपेंड थी सबसे ज़्यादा मेजरली कृषि पर डिपेंड थी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि कृषि करेंगे तो कृषि करने के लिए उन लोगों को पशु भी पालने पड़ेंगे। आर्थिक व्यवस्था में ये भी देखा गया कि उनके पास पशुपालन का भी काम था। और व्यापार में ये है, ठीक है, व्यापार में कहाँ मध्य एशिया में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इन सभी पूरे पाकिस्तान, इस तरह के एरिया में मध्य एशिया में व्यापार करते थे। उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले अध्याय के अंदर पार्ट 3 में हम इसको डिटेल में समझेंगे और एंडिंग की ओर चलेंगे बात को लेकर कि सिंधु घाटी सभ्यता में और हमारे पास क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें हमें कहाँ से मिली। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उससे हमें पशुपति की मूर्ति कहाँ से, डांसिंग स्टैचू कहाँ से मिला, और घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, गेहूँ कहाँ से मिले, जौ कहाँ से मिले, चावल कहाँ से मिले, कपास कहाँ से मिली, और प्लॉटिंग फील्ड कहाँ से मिले, जोते हुए खेत कहाँ से मिले। ये सारी बातें आप अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप मेरे साथ ही नोट्स ज़रूर बनाएं, बिना नोट्स के काम होगा नहीं। आप जैसे ही नोट्स बनाएंगे उसे एक बार रिवाइज़ करें और देन अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।